हर वर्ष कविराज मोहन सिंह जी की स्मृति में 2 समारोह आयोजित करते हैं। एक तो 12 अक्टूबर को उनकी जन्मतिथि पे और दूसरा 17 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि। समारोह में प्रारंभ में मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो दीपदान करके मां सरस्वती की वंदना करें। मैं तो उनका नियमित पाठक, मेरे प्रिय पत्रकार शेष नारायण जी, कविवर राज्यवर्धन सिंह जी, बहन स्मिता पारिक, अनुज उग्रसेन राव, सभा में विराजे सभी विद्वत बहनों, उग्रसेन राव तो इतने प्रिय हैं कि वो कई बार मोह में अतिशयोक्तिपूर्ण बोल जाते हैं। मैं तो आपका अपना ही हूँ, बाहर कुछ भी बहुत सीखा। मेरा अपना मानना यह है, जब जब भी, अभी कुछ दिनों पहले भी ये एक प्रसंग था, जब जब मीडिया पर बात होती है तो प्रेस, रेडियो, अखबार और प्रचार माध्यम तक सिमट गए। या तो इसे कोई आप दूसरा नाम देते हैं, और यदि आप मीडिया कहते हैं तो ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, तो मीडिया तो एक मल्टी फंक्शनल बहुअर्थी शब्द है। मीडिया केवल अखबार नहीं है, मीडिया केवल टेलीविजन नहीं है, मीडिया केवल खबर नहीं है। मैं ये मानता हूं शिक्षा अपने आप में एक बड़ा मीडिया है, साहित्य अपने आप में एक बड़ा मीडिया है। मीडिया तो एक माध्यम है जो एक सेतु बनाता है संस्था, सत्ता और मनुष्य के बीच में, जन के बीच में। वो माध्यम है। मीडिया का अर्थ भी माध्यम ही होता है। तो यदि सकल बहुउद्देशीय मीडिया के संदर्भ में आप बात करें तो बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं, और कुल मीडिया, जो मीडिया कुल बनता है, वो क्रांतिकारी। आप आजादी के इतिहास को देख लें, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में मीडिया केवल अखबार तक नहीं था। कई कवियों की ऐसी कविताएं थी, मुझे आज भी याद है कि वो जो पनिहारी, गांव की पनिहारी कुएं से जो पानी निकालती थी, खींचती थी, उस वक्त वो गीत गाती थी, वो कुछ क्रांति का गीत, विजय सिंह पथिक का गीत, माणिकलाल वर्मा का गीत होता था, और अंग्रेज को गाली देती थी। साहित्य ने वो क्रांति बचाई, वो भी तो एक मीडिया था। शिक्षा का मीडिया, मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर ने मेवाड़ में अलग जगाने के लिए विद्यापीठ बनाई, कितने लोगों को तैयार किया।
कितने लोगों में स्वतंत्रता स्वाधीनता के मूल्यों को स्थापित किया। ये भी तो एक मीडिया था। मैं समझता हूं कि जब मीडिया कुल हो जाता है तो परिवर्तन निश्चित होता है, क्रांति तय होगी। अकेले मीडिया को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन सामान्यतया और खासतौर से मेटाफिजिकल एज में, आज की तारीख में, जो मीडिया का सीमित अर्थ है वो अखबार और टेलीविजन और वहीं तक है। और जब भी बात होती है मीडिया पर, अभी अजमेर में भी मैंने यही बात कही कि जब भी मीडिया पर बात होती है तो यही बात होती है और अखबार तक सिमट कर रह जाती है। जहां तक मीडिया की भूमिका का सवाल है, तो मीडिया का मुख्य काम तो जन शिक्षण का है और एक प्रहरी का है, सावचेत करते रहने का है। वो सत्ता और जन के बीच में एक पुल का काम करता है। ऐसे दबाव का कारण बनता है, बहुत सारे विषयों पर ऐसे दबाव बनाते हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं होता है, और फिर सरकार उसके लिए योजना बनाती है और फिर उसे क्रियान्वित करती है, तो वो मीडिया का दबाव होता है। मैं समझता हूँ राष्ट्र के विकास में मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है उसका, कि वो दबाव बनाता है और उसके बाद सरकार कोई योजना बनाती है। चाहे वो किसी इलाके में सड़क बनाने का हो या किसी स्कूल में हो, कहीं स्कूल खोलने का हो, कॉलेज खोलने का हो, या कोई दूसरे राष्ट्र के विकास की अवधारणा से संबंधित। तो जो मीडिया का दबाव है वही राष्ट्र के विकास की परिकल्पना को साकार करता है। मैं समझता हूं राष्ट्र के विकास में मीडिया का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मैं ये मानता हूं कि जो लोकतांत्रिक और समता के मूल्य हैं, जो जीवन के आधारभूत सत्य हैं, उनकी स्थापना भी मीडिया के द्वारा ही संभव है। दूसरा कोई प्रचार तंत्र इतना पावरफुल नहीं है, इतना समृद्ध नहीं है कि वो लोक शिक्षण का इतना बड़ा काम कर सके। सबकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मीडिया एक व्यापक परिदृश्य में जन शिक्षण का काम करता है, लोगों को तैयार करता है, सत्ता परिवर्तन के लिए भी, परिवर्तन की लड़ाई के लिए भी, और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए। इसलिए मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग शेष नारायण जी को जानते हैं, आप उनके डिस्पैचेज पढ़िए। वर्तमान हालात पर बात की जाएगी तो बहुत दूर तक बात जाएगी, लेकिन इक्कीसवीं सदी का मीडिया अभी मैं शेष नारायण जी से ये बात कर रहा था, थोड़ा सा चापलूसी और चाटुकारिता का मीडिया बन गया है। कम लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो उस मशाल को, जिसमें शेष नारायण जी भी है, बिल्कुल थामे और बस वहीं जाकर के लगता है कि ये सही काम कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर मीडिया, और उसका पीछे कारण, उसके पीछे बड़ा कारण तो पूंजी, पूंजी का अधिकार इतना ज्यादा बड़ा है। सारे चैनल्स खरीद लो, आप अखबार निकाल लो, और जहां तक मुझे ध्यान है शायद पार्लियामेंट ने भी अब तो एक बिल पास कर दिया है कि प्रेस एक उद्योग है। जब प्रेस उद्योग है तो उद्योग में तो सब जायज है। जब आपने एक जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को आपने एक उद्योग ही मान लिया है, तो फिर तो आप किसी तरह का उसके ऊपर आरोप भी क्या लगाएंगे। उद्योग में तो सब जाए,
वो बीड़ी का बंडल का विज्ञापन छापे या कुछ भी करे। सकारात्मकता तो वहां अपने आप उसको एक उद्योग की तरह ही आप आज, जहां तक मेरी जानकारी है, ज्यादा जानकारी तो शेष नारायण जी की है, लेकिन आज मीडिया के कॉर्पोरेट हाउसेस के पास, मीडिया घरानों के पास जितनी अथाह संपत्ति है उतनी बड़े उद्योगपतियों के पास भी नहीं। अब अखबार उनके लिए एक माध्यम है दबाव बनाने का। वो सत्ता को दबा के रखते हैं, उस दबाव में जमीनें खरीदते हैं, जमीनें ले लेते हैं, दूसरे लाइसेंस ले लेते हैं। और अब तो अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे कोई बता रहा था कि एक बड़ा मीडिया हाउस, अब उसको लग रहा है कि ये तो ठीक है, साइड बिजनेस की तरह चलता रहेगा, अब तो वो विश्वविद्यालय और चिकित्सालय की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये मीडिया का इतिहास नहीं है। पूंजी ये बाजार की शताब्दी है, और मैं मानता हूं बाजार दो काम करता है। बाजार सबसे पहले तो संवेदना को नष्ट करता है, और दूसरा वो व्यक्ति को स्वकेंद्रित बनाता है कि तू अपने ही बारे में सोच, दूसरे के बारे में मत सोच। ये बाजार का स्वभाव है, उसका मूल स्वभाव। ये शताब्दी बाजार की शताब्दी है, इसमें जीवन मूल्यों का लगातार क्षरण हुआ है, और मीडिया भी उसी का हिस्सा बन गया है। ज्यादातर कॉर्पोरेट हाउसेज ने और उद्योगपतियों ने चैनल्स खरीद लिए हैं, अखबार निकाल लिए हैं, और वो कुल मिलाकर के एक दबाव की राजनीति करते हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले मैं कहीं ये कह रहा था कि अब तो उनको यूँ लगने लगा है, हो सकता है यहाँ भी लगे, अभी तक हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है यहाँ भी हो जाए, कि उनको जो लगता है कि मैं बिना बात इन राजनीतिक दलों को चंदा देता हूँ, अखबारों पर पैसा खर्च करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, मैं कहे कि मैं खुद ही चुनाव लड़ लूँ, इतना पैसा इनको देने के बजाय तो मैं खुद ही लड़ लूँ, और वो पार्लियामेंट और संसद तक पहुँचने की। और ट्रंप इसका ताजा उदाहरण है। तो वो उद्योगपति था और चुनाव लड़ लिया और अमेरिका का राष्ट्रपति बना गया। देखिए ये महत्वाकांक्षा, पूंजी की ये महत्वाकांक्षा कि उसने लोग के सारे सत्य को नकार दिया है, उसने सारे जीवन के मूल्यों को एक तरफ कर दिया है, और उस पूंजी के दबाव से मीडिया भी प्रभावित हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, मेरा यात्रा से आया हूं तो स्वास्थ्य भी ज्यादा नहीं, बहुत कुछ बात कर सकता हूं, लेकिन अभी इतना ही, और बाकी फिर अपन शेष जी से सुनेंगे तो और भी बहुत सारी बातें हैं। आपने मुझे बुलाया, जो चाह रहा है वही हो रहा है। मीडिया की बात करते समय हमें इसके अतीत पर भी दृष्टि डालनी पड़ेगी। जब राजा महाराजाओं के राज्य थे, तब कविराव का जो पद था वो मीडिया था। वह प्रचार विभाग ही था। राजाओं की का यश वर्णन करना, ऐसा करके समाज में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, और यहां तक कि राजा में ईश्वर का अंश होता है, उन्होंने स्थापित किया। सारे लोग झुक गए अभ्यर्थना में, और उसके बाद मीडिया आगे बढ़ा तो एक ऐसी धारा पनपी कि पहली पंक्ति में तो राजा को बहुत बड़ा बताती, और दूसरी पंक्ति में कहती कि इस वजह से तू लड़ और अपना सिर कटा अपनी मातृभूमि के लिए। उस धारा में कविराव मोहन सिंह जी आते थे। उनके पुरखे पृथ्वीराज चौहान के साथ में लड़ते रहे, सिर कटाए उन्होंने, और पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गोरी को 2 बार बंदी बनाया। वो मलय सिंह
इसका उदाहरण इनके नाम पृथ्वीराज रासो में आते हैं। हमारे सारंगदेव देवोत जी के पुरखे भी उस सेना में बड़ी बड़ी टुकड़ियों के नायक रहे और उन्होंने भी शहाबुद्दीन से लोहा लिया और उसको बंदी बनाया। ये विवरण वहां भी आता है। तो ये जो धाराएं हैं, रक्त धाराएं, जिसे मैं ये कहूंगा हमारे देश के राजकाज में कलम और तलवार निपुणता से चलाने वाली एक गौरवशाली परंपरा शताब्दियों तक चलती रही, जिसने शासन संचालन एवं तत्कालीन समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारतीय वाङ्मय में इस चौनिक धारा को वंदीजन कहा गया है। ये वंदीजन अपनी कविता से राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जन जागरण तो करते ही थे, साथ ही अपने शासक के कंधे से कंधा मिलाकर रण क्षेत्र में दुश्मन से लोहा लेने में भी तत्पर रहते थे। राजतंत्री व्यवस्था में इन्हें कविराज और कोलपात पद देकर आदरपूर्वक संबोधित किया जाता था। मेवाड़ में कविराज मोहन सिंह इस विशिष्ट और शानदार परंपरा की अंतिम कड़ी थी। उसके बाद में व्यवस्था परिवर्तन हुआ और ये प्रचार विभाग जो है जनसंचार विभाग में बदला, जनसंपर्क विभाग बना और जो इस व्यवस्था ये थी कि जनसंपर्क जनसंचार करेगा, लेकिन ये आते आते प्रचार विभाग हो गया, जनसंचार हट गया और ये प्रचार विभाग हो गया। उसी धारा में, उसी रक्त धारा में, अच्छा मैं यहाँ एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि मनुष्य अमर है। आप सोचेंगे कि ये क्या बात कही, सब तो मृत्यु लोग बताते हैं, सब मरते हैं। नहीं, मनुष्य अमर है। शरीर तो पैदा हुआ है तो मरेगा, लेकिन एक डीएनए चल रहा है, वो लगातार चल रहा है। 20 वर्ष पहले यहां पे हंगरी से कुछ लोग आए थे, टोली आई थी वैज्ञानिकों की, और वो उसी रास्ते से आई थी जहां से बरसों पहले उनके पुरखे रवाना हुए थे, ये ढूंढते हुए कि हमारे पूर्वज किस रास्ते से गए हैं और आज उनकी संतानें कहां तक है। तो वो उसी रास्ते से आए, उदयपुर आए। उदयपुर में एक समारोह हुआ था पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में, मैं भी उसमें मौजूद था। तो उन्होंने ये बताया कि आपके यहाँ जो गुर्जर हैं वो हूण है, वो हमारे यहाँ से आए हुए हैं, हंगरी से, तो या हंगेरियन है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो रक्तधारा जो निरंतर चल रही है, इस वजह से मनुष्य अमर है और अपनी संतान के रूप में अमर है। इस बारे में गीता में भी एक श्लोक आया है, आ ब्रह्म भुवन्नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामो वेत्ति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात ब्रह्मा से लगाकर इस सृष्टि में जितने भी देवी देवता है, सभी की मृत्यु निश्चित है और वे पुनरागमन के फेर में पड़ने वाले हैं। किंतु हे कौन्तेय, जिसने मुझे जान लिया आत्मा स्वरूप को, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यानी देह धारण करने वाले को देह छोड़नी पड़ती है। इसीलिए सनातन धर्मी महाकाव्य रामायण और महाभारत में श्री राम और श्री कृष्ण के देहावसान का भी वर्णन है। ये मीडिया है। मीडिया ने क्या बताया, आपने क्या ग्रहण किया और क्या चल रहा है। तो उस रक्त धारा से हमारे बीच में एक कविवर है, हम इनको कविकुल शिरोमणि कहेंगे, राज्यवर्धन जी राय। इन्होंने जीवन भर आयुर्वेद की सेवा की और अब भी कर रहे हैं। और पहले आयुर्वेदाचार्य जो भी होते थे वो कवि भी होते थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले, मेरी डायबिटीज है तो कभी लो हो जाए तो इसकी वजह से गोली लेने के लिए बाहर गया, तो मैंने उससे गोली मांगी तो उसने कहा कि कौन सी गोली चाहिए। मैंने कहा कोई मीठी गोली दे दे, क्योंकि डायबिटीज है क्या। कहा देखिए हमारे यहाँ जो नमक खिलाया जा रहा है, उस नमक में आयोडीन मिलाया जा रहा है और वो आयोडीन हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो चीज हमारे इस भूभाग में
जरूरी नहीं है वो चीज हम खा रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, ये तो जबरदस्त बात बताई। फिर देखो आप तो पूरे दुनिया में ड्रग माफिया जो है उसका बिजनेस हथियारों के बिजनेस से बड़ा बिजनेस है। और बीमारी पैदा करता है, दवाई बनाता है, फिर दवाई से नई बीमारी पैदा करता है, फिर उसके लिए दवाई बनाता है। और इसमें मीडिया का क्या कर रहा है? मीडिया उन भ्रामक विज्ञापनों को प्रचारित कर रहा है, जबकि उन भ्रामक विज्ञापनों पर रोक है, कानूनन रोक लगी हुई है। लेकिन अखबारों के खिलाफ या दूसरे मीडिया के खिलाफ उन भ्रामक विज्ञापनों को रोक कर बात कौन करे? ये बात तो हम विकास, कौन सा विकास चाहते हैं? हमारी नदियां खराब करने का विकास चाहते हैं? क्या हमारे हवा खराब करने का विकास चाहते हैं? तो इस बात पे चर्चा करने के लिए तो हमारे पास में शेष नारायण जी है ही। उनसे पहले जिन्होंने मूंड कटाई में जागीरी प्राप्त की, वैसे हमारे राज्यवर्धन जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो पधारे और अपने विचार व्यक्त करें। इस समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सारंगदेव साहब, इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता आदरणीय शेष नारायण सिंह जी, मंचासी भाई श्री किशन जी दादीज, मैडम पारी और कविराज मोहन सिंह, के लिए साहित्य संस्थान और विद्यापीठ में जो पीठ कायम की उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर उग्रसेन राव यहाँ आज उपस्थित हैं। सबसे पहले आप सभी का अभिवादन करता हूँ। मैं जिस रूप में यहाँ उपस्थित हुआ, वस्तुतः यह मेरा सौभाग्य है कि मैं निश्चित ही कविकुल में पैदा हुआ और आज एक अजीब सा संयोग भी है कि जिस कविकुल में मेरा जन्म हुआ उस कविकुल की परम सन्निधि सारंगदेव परिवार से प्रारंभ हुआ। मैं कानून ठिकाने का दसुंदी, मेरा परिवार, और आज मुझे ये बात कहने का सौभाग्य और गर्व है कि जिस व्याख्यान के विषय पर आज चर्चा होगी और आदरणीय शेष नारायण सिंह जी हमें प्रकाशित करेंगे, उस मीडिया के संदर्भ में जो आदिकाल का मीडिया था, जैसा कि भाई उग्रसेन जी ने कहा कि साहित्यकार और कवि हमारा मौलिक पत्रकार है। इस भारतीय परंपरा और संस्कृति के मूल में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, प्रिंट मीडिया नहीं होता था, तब राज्य शासनों के अंदर कवियों का उत्तरदायित्व और उनकी इति कर्तव्यता सत्ता और समाज के बीच में सामंजस्य और विकास की स्थापना करने के लिए, सत और असत का ज्ञान कराने के लिए उन्हें पदासीन किया जाता था, उन्हें बाहर से योग्य व्यक्तियों को लाया जाता था और वे मीडिया के रूप में अपनी भूमिका अदा करते थे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही समीचीन आज ये विषय है कि कविराज मोहन सिंह की पुण्यतिथि पर हम मीडिया के ऊपर यह व्याख्यान सुने और एक ऐसे पुरातन परंपरा को हम पुनः जागृत करके, स्वरूप बदलता है लेकिन मौलिकता नहीं बदलनी चाहिए। मैं
आपसे निवेदन करूं कि प्रोफेसर सारंगदेव साहब के पूर्वज आदरणीय अजाजी और चुंडा जी, ये दोनों भाई थे। मेवाड़ का इतिहास अगर हम लोग जाने, और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में सत्ता में कुछ हलचल मची, कोई कारण बना, मैं पूरा विस्तार में नहीं जाऊंगा इसके लिए। और मेरे पूर्वज गंगादास जी, उन्होंने मीडिया कर्मी के रूप में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके और उन्हें मांडू के पतशाह के पास ले गए आजादी को, और मांडू में 36 लाख का परगना, छत्र, चवर, छड़ी, जो मेवाड़ राज घराने के अंदर जो एक सुलूक राज परिवार का होना चाहिए, वह सारा का सारा मांडू में जाकर के और संस्थापित किया, और उन्हें मेवाड़ का एक अलग खाका वहां पर बना करके और अपने स्वामी के लिए उन्होंने परित्याग किया। और वो यही कारण है कि आजादी और मेरे पूर्वज गंगादास जी दोनों ने एक साथ हिमालय में अपना देह त्याग किया, और तब से मेरा सनातन, मेरा संबंध आजादी के सारंगदेव जी हुए, और सारंगदेव से आप लोग सारंगदेवोत हुए, और तब से मेरा खून और इनके खून का संबंध बना। आज इस बात का गर्व और इस बात की मैं अगर ये बात आप लोगों से नहीं पहुंचाता तो शायद मुझे लगता है मुझके मुंह में कुछ कह करके नहीं आया। इसलिए ये प्रासंगिक है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही समीचीन और बड़ा उपयुक्त विषय है कि ऐसे परंपरा को जीवित रखने के लिए बदले हुए स्वरूप में मीडिया कैसे देश के विकास को प्रभावित करता है। मैं तो कहता हूँ कि देश के विकास में मीडिया की भूमिका ये विषय है, लेकिन इसके आगे एक शब्द और होना चाहिए कि देश के विकास में मीडिया की भूमिका आवश्यक है। इस पर कोई ऊहापोह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये पारंपरिक है, आदिकाल से चली आ रही। देवताओं के युग में भी नारद जी यही काम किया करते थे। कोई पौराणिक प्रसंग, कोई वैदिक प्रसंग, कोई मध्यकालीन प्रसंग ऐसा नहीं है जो मीडिया के बिना सत्ता और समाज के बीच में एक संबंधों को स्थापित करना, गलत बात को उजागर करना और उन्हें सही मार्ग के लिए प्रेरित करना, अच्छी और बुरी खबरें अपने स्वामी और सत्ता तक पहुंचाना, ये सारा का सारा कार्य। लेकिन सवाल एक ही है कि जैसा अभी भाई कृष्ण जी ने कहा कि उसमें नेक जो सद्भाव, नेक सद्भाव है वह कितना बचा है, और जो बचा है उसको कैसे बचाना है, ये तो आदरणीय शेष नारायण जी इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि महाकवि तुलसीदास ने लिखा कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो निश्चित रूप से विकास की परंपरा, विकास का अगर विश्लेषण करें तो भौतिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन सभी विकासों के पहलुओं में सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है बौद्धिक विकास। अगर आपके पास बुद्धि ठीक है तो आप विकास की परंपराओं में आगे से आगे पायदान को तय करते जाएंगे, और अगर आप विवेक शून्य है, आपका बौद्धिक जो निर्णय है वो ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कितना ही भौतिक विकास आपको उन्नति के मार्ग पर, शिखर पर नहीं पहुंचा सकता। आज हमें उस परिप्रेक्ष्य में मीडिया
को विकास की भूमिका में कैसे देखना चाहिए, मैं समझता हूँ कि मेरी जिज्ञासा श्रेष्ठ नारायण सिंह जी तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ राजस्थान विद्यापीठ और माननीय कुलपति महोदय का कि जो स्कूल राजघराने और आज़ादी के पहले हमारे मेवाड़ के कतिपय क्षेत्र में जो संस्थापित थे, जो संचालित थे और जिन्होंने मोहन सिंह जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, ऐसे काव्य के स्कूल सांस लेने लगे और जिन्होंने, मैं समझता हूं कि मेवाड़ राज्य के अंदर कुछ गिने चुने, अंगुलियों पे गिने जा सकते हैं ऐसे गिने चुने काम करने वाले, काव्य के क्षेत्र में महत् कार्य करने वाले ऐसे कवियों के आप नाम गिना सकते हैं। उन कवियों में श्रेष्ठतम राज्य के, मेवाड़ राज्य के कवि कविराज मोहन सिंह का नाम आता है। और कविराज मोहन सिंह भी कोई एकाकी उत्पन्न हो गए और ऐसा नहीं, एक पूरी की पूरी सल्तनत वल्दियत, आप उनके पूर्वज ठाकुर बख्तियार सिंह जी की अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि मोहन सिंह जी से 4 गुना और समय लगेगा। और उनके बख्तियार सिंह जी के वंशज माधव सिंह जी की अगर बात करें तो मेवाड़ का बांसवाड़ा के दरबार माधव सिंह जी के लिए लिखते हैं कि मजरों ने मनुहार आज तलक आया नहीं, कागजरा उठार कद नटिया माधा कवि। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस कवि की कितनी पहुंच होगी, कितना विवेक होगा, कितना बौद्धिक स्तर होगा, जिसको एक राजा ये लिख रहा है। आज अशोक गहलोत की किसी के पास चिट्ठी आ जाए तो शायद मेरे ख्याल जेब में लेकर के 10 दिन तक घूमता फिरेगा। तो वो लिख रहा है कि कोई मिलना जुलना तो कोई बात नहीं, आप नहीं आए, लेकिन कागज राख उठार कदम नटिया माधा कवि, ये माधव सिंह का पत्र लिखने के लिए कागज भी समाप्त हो गया है। ऐसे कुल में उत्पन्न होने वाला जीन्स का हम लोग मॉडर्न साइंस में अगर उसका विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से मोहन सिंह जी का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, और उस व्यक्तित्व और कृतित्व को एक यूं कहना चाहिए कि प्रतिष्ठा देने का जो कार्य विद्यापीठ ने किया, और इस विद्यापीठ के अंदर मोहन सिंह जी, कविराज मोहन सिंह की पीठ स्थापित करके इस राजस्थानी साहित्य और कविवर मोहन सिंह को जिंदा रखने का जो प्रयास किया गया, वो श्रेय जो है माननीय सारंग देव साहब और विद्यापीठ कुल को जाता है। मैं आज उनको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। मैं जैसा आप लोगों ने मुझे सम्मान के लिए संबोधित किया, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहता हूँ कि मैं कविकुल में जरूर मेरे भाग्य से पैदा हुआ, लेकिन जैसा कि उधर से ने कहा, मैंने पूरे जीवन आयुर्वेद की सेवा करी, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी रहा, लेकिन वही बात है कि मेरे खून में कविता है, मेरे रक्त में कविता है। मेरे ग्रैंडफादर, उसका एक नमूना मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पितामह, जब मेवाड़ शासन में हजूर भोपाल सिंह जी जब पदासीन हुए महाराणा के रूप में, उनकी जब दरबारबंदी हुई और समारोह हुआ, तो मेरे ग्रैंडफादर कानून ठिकाने से मौजूद थे, और जब नजराने शुरू हुए तो मेरे ग्रैंडफादर ने एक सोरठा अर्ज किया था। मैं उस काव्य परंपरा की एक झलक आपको दिखा रहा हूँ कि जिसका संरक्षण और जिनकी स्कूलों को वापस संस्थापित करना कितना आवश्यक है। मैंने ये बात माननीय अरविंद सिंह जी मेवाड़ से भी निवेदन करी थी, अगर मेरे साथ कुछ लोग, उस दिन अपन लोग साथ में थे, तो उस वक्त मैं अर्ज किया था कि महाराणा भोपाल सिंह जी को मेरे पितामह ने, मेरे ग्रैंडफादर ने एक सोरठा नजराने में अर्ज किया, और वो कहा कि जटु शंकरी
तट जाय, मिटे कलंक सब मानव्या, त्यों ही दरिद्र हटी जाय, परश है पद भोपाल का। मैंने माननीय अरविंद सिंह साहब से ये अर्ज किया, मैंने कहा अब ये इसकी क्या कीमत है, तो अरविंद सिंह जी फरमाने लगे कि घणो वजनी है। ये एक सोरठा नहीं, एक दोहा नहीं, एक महाकाव्य। हमारे राजस्थानी काव्य के अंदर जो छंदोबद्ध काव्य हैं, उनमें एक दोहा पूरा संपूर्ण एक काव्य। उस कुल से मैं संबंध रखता हूं और मैं आज ये सम्मान मैं नहीं, मेरे उस कुल को प्राप्त हो रहा है। इस गौरव के साथ में मैं इस सम्मान का सम्मान करता हूं। अंत में मैं पूज्य कविराज मोहन सिंह जी जो निमित्त हैं इस समारोह के, उनके प्रति आज उनकी पुण्यतिथि है और उनके प्रति मैं 4 दोहों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सुमिरण आज संजोगता कविवर मोहन पीठ, करा नमन उण दोय नय कीर्ति विद्यापीठ। सुमिरण आज संजोगता कविवर मोहन पीठ, करा नमन उण दोय नय कीर्ति विद्यापीठ। मेद पाठ यशमान राव रचिया ग्रंथ अनेक, धवल दजा महारणरी कहराई गुणनेक। मेद पाठ यशमान राव रचिया ग्रंथ अनेक, धवल दजा महारणरी कहराई गुणनेक। गाढ़ धरम अर सत धरम इण माटीरी गंध, मोहन तय प्रगटी जिका कविता छंद प्रबंध। गाढ़ धर्म और सत धर्म, जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करता, ये हमारे मेवाड़ का मेज पाठ का मोटो, उसको मैंने इस काव्य में लाने की कोशिश करी है। गाढ़ धर्म और सत धर्म इण माटीरो गंध, इण माटीरी गंध। मोहन तय प्रगटी जिका कविता छंद प्रबंध। मान बिंदु गुण मानरी मोहन सिंधु अगाध। ये मान मेरा नहीं, और उस अगाध समुद्र जो मोहन सिंह के नाम से जाना जाता है, उसका कण है, उसका प्रसाद है। मान बिंदु गुण मानरी मोहन सिंधु अगाध, विनय भाव अर्पित तनय श्रद्धा सुमना साध। मान बिंदु गुण मानरी मोहन सिंधु अगाध, विनय भाव अर्पित तनय श्रद्धा सुमना साध। बहुत बहुत आभारी आप सभी लोगों का, और खासतौर से विद्यापीठ और इस पीठ का कि जिन्होंने आज ये अवसर प्रदान किया, और इस बहुत ही कृतज्ञता के साथ में विनय पूर्वक मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साधुवाद। उदयपुर के आयुर्वेद कॉलेज, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं, और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक समय ऐसा आया था जब वहाँ 0 सेशन गया था और आयुर्वेद कॉलेज बंद होने वाला था। उस समय में आपने पदभार संभाला, और उसके बाद में आयुर्वेद कॉलेज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है आज, और वहां से आप सेवानिवृत्त होकर और साहित्य की भी साधना कर रहे हैं और आयुर्वेद की भी साधना कर रहे हैं। आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आप कवि कुल शिरोमणि हैं। मैं
क्या समय की और इससे आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में जितने भी देवता हुए हैं वह कभी न कभी मनुष्य थे, मनुष्य ही देवता हुए हैं। और इसके लिए प्रमाण रूप में मैं एक वो पैरा है मैं पढ़ के बताता हूं आपको। वस्तुतः समाज निर्माण की प्रक्रिया में मरण धर्म ब्रह्मा सर्वोच्च पद पर आसीन होते रहे, विष्णु पालनहार की भूमिका में व्यवस्था संभालते रहे और शिव दुष्टों के संहार करता तथा शरणागत वस्त्र लोकर देवताओं के रक्षक बने रहे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वह होता यानी यज्ञ संचालक होता था, जो सभी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में उनकी आज्ञाएं अथवा सक्षम आदेश पारित करता था। इस प्रकार एक चक्रीय क्रम की अभिकल्पना की गई, जिसकी हर प्रलय के उपरांत अभ्युदय में बार बार आवश्यकता हुई। इस प्रकार सभी देवता पदेन अधिपति ही माने गए। जो देवता थे वो पद थे, उस पर वो व्यक्ति विराजमान होता था जो उन सद्गुणों से आविष्ट हो जाता था जो समाज के लिए जरूरी होते थे। तीन बार यज्ञ होने की हमको इतिहास में मिलता है और जो अंतिम यज्ञ हुआ वो 6वीं-7वीं शताब्दी में आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने किया, जो बौद्ध धर्म के उन्मूलन के बाद वैदिक ब्राह्मण धर्म पुनर्स्थापित करने का विशाल उपक्रम था। उपर्युक्त यज्ञ से पूर्व सामाजिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए दूसरे प्रयास के रूप में महाराज पृथु के यज्ञ का उल्लेख किया जाता है, जिसमें विवेचित स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, ऋषय पितर सिद्धा विद्याधर महोरगा सुग सर्वे समाचक्षु मूर्तिमंत प्रथो। अर्थात आदिकाल में महाराज पृथु ने जब यज्ञ आरंभ किया, उस समय में ऋषि, पितृ, सिद्ध, गंधर्व और तथा शेषनाग की समस्त सेना तथा देवता भी अपनी मूर्तियां मनुष्यों के समान धारण करके आए। स्पष्ट है कि देवता मनुष्य शरीर धारण करके आए। तात्पर्य कि लोक समाज देवत्व प्राप्त व्यक्ति को ऐसे उच्चासन पर प्रतिष्ठित कर देता है कि वह सामान्य मानव नहीं रह जाता, मंगल मूर्ति हो जाता है। यहाँ गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, महावीर आदि स्मरणीय है। अतः अब तक जो भी देवता माने गए हैं, यदि वे इतिहास में कभी थे तो मनुष्य ही थे। इन सभी ने ज्ञान की देवी की उपासना करके देवत्व की प्राप्ति की। संभवतः इसीलिए श्रद्धेय पंडित जनार्दन राय नागर ने सनातन सिद्ध मंत्र सरस्वती देवियंतो हवंते की पीठिका पर राजस्थान विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इसी आलोक में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान के रूप में अमरता प्राप्त है तथा वह ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना करके देवत्व भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा होता भी आया है। यहाँ उपासना का अर्थ कड़े परिश्रम और गहन अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करना तथा देवता हो जाने का तात्पर्य मानवीय सद्गुणों को अंगीकार करके लोक मन के गहन तल पर हार्दिक आदर प्राप्त कर लेना है, जो कालांतर में साधक के प्रति श्रद्धा में परिवर्तित होकर उसे देवत्व पद पर प्रतिष्ठित कर देता है। गांधी जी के लिए लिखा गया, कवि ने लिखा, चल पड़े जिधर को डगमग चल पड़े ऊंची और सहस्त्रों पद 1000 साल के बाद में कोई इसको, अरे वो तो एक ऐसा ऋषि था और वो देवता था, भगवान कह सकते हैं। ये जो मीडिया है, ये मीडिया धीरे धीरे जाते जाते बाद में देवत्व को प्रतिष्ठित कर देता है। मेरा ये मानना है, ऐसा मैं मानता हूं। अब हम शेष नारायण सिंह जी की बात करेंगे, इनसे सुनेंगे। एक जमाना था जब नामवर सिंह दिल्ली में बोलते थे तो पूरा देश सुनता था।
सरकार सुनती और मानती थी। कमलेश्वर बोलते थे तो पूरा देश सुनता था, सरकार सुनती। उनके थिंक टैंक थे, वो जो कह देते वो ये नेता लोग करते, ये बड़े मानसिक रूप से बड़े दरिद्र लोग होते हैं। इनको राह दिखाने वाले प्रचार माध्यमों में जो प्रोधा है वो ही होते हैं असली। तो उसके बाद में हम जनसत्ता के वो संपादक आए, प्रभाष जी, राजेंद्र यादव, ये जो धारा चली, उस धारा में यदि आज किसी का नाम लिया जा सकता है तो श्रेष्ठ नारायण सिंह जी है। आप YouTube पे क्लिक करिए, आपका नाम, आपके सारे लोग आ जाएंगे, आप उनको पढ़िए, आपको खुद को लगेगा कि कोई एक मशाल है जो जल रही है। इस समय में जब सारी मशालें बुझ चुकी, जो अपने आप को मशाले मानते थे, मैं पिछले 40 वर्ष से उदयपुर में पत्रकारिता में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने काम किया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर वगैरह का संपादन भी किया। बाद में मददगार नाम का पत्र निकाला, उसमें मैं देशबंधु से आपके लेख उठा कर छापा करता था। 5 साल तक उदयपुर अलग से उदयपुर की जनता आपसे अच्छी तरह वाकिफ है और हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि अब जब थिंक टैंक, जैसे अमेरिका में एक थिंक टैंक है, मीडिया के विषय में बातें करता रहता है, उसने एक विचार दिया कि अधिकृत रूप से इतनी सामग्री दे दो कि अनधिकृत रूप से छापने के लिए कुछ बचे ही नहीं। इतना विज्ञापन दे दो कि सारे पन्ने भर जाए, आपकी आलोचना कहां रहेगी, और मालिक यही चाहता है। तो इस वजह से वो कोई किसी की गोद में बैठा हुआ है तो कोई किसी की गोद में बैठा हुआ है, गोद में सभी बैठे हुए। जनता के पक्ष में कौन खड़ा हुआ है जब हम देखते हैं तो हमें कहीं कोई एक नजर आता है, कहीं दूसरा नजर आता है, और वो लड़ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने वो उपलब्धियां प्राप्त भले ना की हो जो दूसरे लोगों ने प्राप्त कर लिए, सैकड़ों करोड़ रुपए कुछ ही दिनों में बना लिए। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मेरे साथ काम करने वाले लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन श्रेष्ठ नारायण जी ने अपना जो अलग मुकाम स्थापित किया, उसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। और आज इसी वजह से कविराम मोहन सिंह की स्मृति में जो संपादकाचार्य सम्मान आपको दिया जाने वाला है, उस अवसर पर मैं आपको इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बधाई श्रेष्ठ नारायण सिंह। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मेवाड़ की सरजमी पे हाजिर होने का मौका दिया। प्रोफेसर सारंग देवो, डॉक्टर प्रसेन राव, राजवर्धन जी, दधीच जी और स्मिता, आप तो बोनस हैं इस शहर की, इसी जमीन की, इसी खमीर की बच्ची हैं और आपने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम किया है। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि आप यहाँ। हुआ ये कि मैं कभी कभी सम्मान लेने नहीं जाता था जीवन में। पिछले साल शायद 7 हो गया, स्मिता ने ऐसे व्यक्ति से कहलवाया कि हमको जाना पड़ा, सम्मान लिया मैंने मुंबई में, और वहीं मैंने घोषणा की कि मैं सम्मान लेना शुरू कर रहा हूँ। तब से पत्रकारिता मेरा दूसरा पेशा हो गया, सम्मान लेना पहला हो गया। लोग बुलाते हैं, जाना पड़ता है क्योंकि खुल गया। बहरहाल
मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ आने को कहा, और मैं बात वहीं से शुरू करूंगा। मेरी तारीफ में जो बातें कही हैं उनको आप भूल जाइए, वो परंपरा है। अतिथि का सम्मान करने की उग्रसेन जी की जो बात है, दधीच जी की जो बात है, देवो साहब की जो बात है, वो बातें आप भूल जाइए। मैं कुछ ऐसा कहने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि सच हो और सच के सिवा कुछ नहीं हो। आज मीडिया पे संकट है और तमाम मीडिया का नाम लेते ही चापलूस, दलाल, प्रशस्ति करने वाले लोगों के नाम आते हैं। उसमें भी रास्ते निकलने हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपकी जमीन से ही पहला चैलेंज गया था सबसे बड़े तानाशाह को। अकबर ने अपनी 50 साल के लगभग शासनकाल में उसने 13 लड़ाइयां लड़ी, बड़ी लड़ी हैं। उसमें आपकी भी एक लड़ाई थी जहां से उसको लौटना पड़ा था। 12 लड़ाइयां अकबर ने जीती थी, लेकिन एक आदमी कहीं खड़ा था, उसने चैलेंज किया, नो 10 फार नो फर्दर, इसके आगे नहीं आने। और वो जो कुछ भी उसके पास था, इस इलाके के जो भी आम जन थे सबको साथ लेके वो खड़ा हो गया। और उसके बाद तानाशाह वहीं हार जाता है जब एक आदमी खड़ा हो जाता है। मीडिया का काम तानाशाह को उसके औकात बताना है। मैंने प्रोफेसर सारंग देव से कहा कि लोकशाही के विकास में मीडिया की भूमिका होती है, और जब मीडिया हारता है तो लोकशाही तानाशाही कन्वर्ट हो जाती है। 1936 में बर्लिन में ओलंपिक हुआ और वहीं से उस वक्त के सबसे लोकप्रिय शासक का दिमाग खराब होना शुरू हुआ, क्योंकि मीडिया ने उसकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ दिए, इतनी चापलूसी कर दी कि हिटलर हो गया। वरना हिटलर ने 1933 में आया था तो मुक्तिदाता के रूप में आया था। हालात बहुत खराब थे, डेमोक्रेटिक रास्ते से आया था, लेकिन हमारा पेशा, हमारे साथी, हमारे उस वक्त के बुजुर्ग गाफिल पाए गए और वो उन्होंने गड़बड़ की। दधीच जी ने जहां से कहा मैं वहीं से शुरू करता हूं। कहते हैं कि मीडिया केवल खबर नहीं होती। आपने इस बात को कहा, बिल्कुल 100% सही। जो खबर की मीडिया है वो तो खत्म है। चौधरी सिंह को एक बार हमने इंटरव्यू किया और उनको मैंने लिखा कि चौधरी सिंह सठिया है। चौधरी साहब ने मुझे बुलवाया, मैं बहुत इज्जत करता था उनकी। उन्होंने कहा कि 2 रुपए किलो में बिकते हैं, 2 रुपए किलो। उन दिनों रद्दी का रेट 2 रुपए किलो, अब तो शायद 14-15 रुपए। अखबार में छपी हुई रद्दी। हमने कहा चौधरी साहब, लेकिन जब तक हम बिकते नहीं हैं तब तक हम आपको सोने नहीं देते। आज रात को आपको नींद नहीं आएगी। अगर मीडिया ने तय कर दिया तो तब फिर देश का कोई कुछ बना बिगड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मीडिया काफिल पड़ गया तो देश तानाशाही बदल जाता है। फौजें सड़कों पर आ गई थी। 1967 में ग्रीस में ही हुआ था, यूनान में रोमा सबमिट गए, जहां से बाकी है तो बाकी वो यूनान फौज आ गई और राजा उन्होंने प्रधानमंत्री को दबोच लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, रेडियो स्टेशन में कब्जा कर लिया और मीडिया पे कब्जा हो गया तो समझो देश पे कब्जा हो गया। ये है सच्चाई। और हर तानाशाह, वो अकबर हो, माफ करिएगा अगर इसमें से लोग उससे डिसएग्री करें, मैं अकबर को बहुत महान नहीं मानता। उसके मेरे तर्क हैं कि जंग मगरिब हो या मशरिक में कोक धरती की बांझ होती है। जो लड़ाई लड़ता है वो महान नहीं हो सकता। जो लड़ाई थोपता है आम आदमी पे, क्योंकि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो राजा का कुछ बाल बांका नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए, एक भी राजा नहीं मरा है लड़ाई। और किसानों के कितने बच्चे मरे हैं जो रोजी रोटी के लिए उसके साथ गए हैं। तो इसलिए मैं लड़ाई का पक्षधर नहीं हूं, किसी तरह की लड़ाई का। 4 बार अकाल पड़े थे अकबर के राज में, और चूंकि वफादार लोग, चूंकि चारण क्यों, उसके पास मीडिया था। अबुल फजल थे, फैजी थे, राजा बीरबल थे, राजा टोडरमल थे। उस वक्त के ब्राइटेस्ट माइंड्स को उसने कब्जा कर लिया और जो चाहते थे वो लिखते थे, जो चाहते थे करते थे। पूरे के पूरे लैंड मेजरमेंट राजा टोडरमल ने कर दिया। आईने अकबरी एक धर्म चलाया जो उसके बेटों ने नहीं माना, उसको पूरी दुनिया का धर्म बनाने की कोशिश की गई, जो लोग इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं।
तो जो लेवियाथन का कंसेप्ट टॉमस हॉब्स ने बताया था कि जब अराजकता आएगी तो राजा आएगा और उस राजा को सारी ताकत आप दे देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं देगा। जो ताकत आपने दे दी है वो उसके पास ही रहेगी। इसी को तो तानाशाह कहते हैं। और अगर उसकी नुक्ताचीनी होती रही, उसके खिलाफ बात की जाती रही, तो वो डेमोक्रेट हो जाएगा। तानाशाह को डेमोक्रेट होना बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं होता, लेकिन वो खत्म होता है, फिर दूसरा आ जाता है। इसलिए हमारे पेशे में बहुत कुछ शर्त क्या है? मीडिया को ईमानदार रहने की। तुलसीदास ने आपको अकबर की जिक्र आया, पंडित से बात करता। अकबर के जय बोलना कल्चर थी। कोई भी कथा हो, पूजा हो, कोई काम हो, उसमें सम्राट की जय बोली जाती है। एक फकीर वहां पैदा हुआ, अवधी भाषा में उसका नाम था तुलसीदास। उन्होंने कहा नहीं, इससे बड़ा एक राजा है। और हर घर में, हर गांव में उन्होंने सियावर रामचंद्र की जय बोलवा दिया। हर दोहे के बाद राजा रामचंद्र की जय बोलते, राजा रामचंद्र की जय, भगवान रामचंद्र की जय नहीं। मतलब अकबर से बड़ा एक राजा हमारे पास है। और ये हिम्मत दिखानी पड़ती, लेकिन उसको करने के लिए बाबा को क्या क्या करना पड़ा। पंडितों ने दौड़ा लिया था बनारस से, गलत भाषा में बोलो, संस्कृत लिखना चाहिए तुमको, लोग भाषा में लिख रहे हो, नहीं लिखने देंगे। जला दिया उनकी पांडुलिपि, चले आए अयोध्या जी में आके लिखना शुरू कर दिया। वहां भी अपमानित हुए, चित्रकूट चले आए। और जब दोबारा अयोध्या में गए, अब्दुल रहीम खान खाना ने उनसे पूछा, चित्रकूट में रम रहे रहीम ने अवध नरेश, तो उन्होंने कह दिया, जा पर विपदा पड़ती है सो यावत देश। चाहे भगवान राम से विपदा पड़ी वो भी आए, और रहीम पे विपदा पड़ी थी, रहीम को भी चापलूसों ने भगा दिया था। तो बाबा ने उन दिनों चित्रकूट में उनको शरण दी थी, और बाद में वहां पे उन्होंने उनको शरण दी थी। उन्होंने कहा, लेकिन जब दोबारा गए तो उनका डिटर्मिनेशन क्या था, सत्ता से लाभ लेने की जो कोशिश है, पद्मश्री बनने की जो लालच है, पत्रकार को चापलूस बनाती है। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, पिछले 40-42 साल से मैं देख रहा हूँ कि हर जनरेशन में जो बहुत बड़ा पत्रकार होता है पद्मश्री बनना चाहता है, और वहीं उसका पतन शुरू हो जाता है। पद्मश्री राजा की चापलूसी, सर बनना, राइट ऑनरेबल बनना, उपाधि लेने की कोशिश जिसने की, इशारा कर दीजिएगा जब ज्यादा बोर कर रहे हम सुनने आए, तो वो फिर खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे बाबा ने क्या किया, सबसे बड़े पत्रकार मैं उनको मानता हूं। उन्होंने कहा, मांग के खइबो और मस्जिद में सो लो। मैंने घर नहीं चाहिए, मस्जिद के सामने जाकर सो जाऊं और मांग के खाऊंगा। मस्जिदें बहुत थी वहां। तो अगर इतना डिटर्मिनेशन है, क्योंकि पत्रकारिता आपको सुख सुविधा के ऑप्शंस नहीं देती। जब हमने शुरू किया था तनख्वाहें 3,000-4,000 होती थी, और जब एनडीटीवी आया, वहां पे गए तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी तनख्वाह 8 गुना में से ज्यादा हो गई। विश्वास ही नहीं होता। अब तनख्वाहें बढ़ गई, लेकिन उन बढ़ी हुई तनख्वाहों में भी अगर कोई सर उठा के खड़ा है तो वही पत्रकार है, वही मीडिया को समझता है। इसलिए अभी आपने कहा कि बाजार जो चाहेगा वही करेगा। ठीक है, बाजार चाहेगा करेगा, कर रहा है। लेवियाथन की जिक्र अभी मैंने किया। टॉमस हॉब्स का कैरेक्टर है लेवियाथन, 17वीं शताब्दी का। अराजकता थी चारों तरफ, और उसने कहा कि सारी ताकत हमको दे दो, तो उन्होंने उस तरह से डेमोक्रेसी का प्रोसेस शुरू हुआ। आज भी एक नया लेवियाथन पैदा हो गया। फेसबुक सारी दुनिया की सूचना है, मीडिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, स्तंभ है। पूरी दुनिया उसके लिए काम करती है, कोई पैसा नहीं पाता। सब लिखते हैं फेसबुक पे, सारे लोग लिखते हैं। और उसकी कम्युनिटी में 2 अरब लोग हैं। 2 अरब लोगों के बारे में व्यक्तिगत सूचनाएं उसके पास हैं। और पीछे तो ये हुआ था कि एक बार ये चर्चा हुई कि वो अपनी कम्युनिटी से लोगों से मिलने जा रहे थे, रेस्टोरेंट में घूम रहे थे। लोगों ने कहा प्रेसिडेंट तो नहीं बनना चाहते। अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकत जुकरबर्ग के पास है, फेसबुक का जो मालिक है।
वो आज है वो, और रहेगा कि नहीं रहेगा हम नहीं जानते, लेकिन डेमोक्रेसी रहेगी। आज वो डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर सकता है। जो सूचनाएं अखबारों में नहीं छप रही हैं, जो टेलीविजन में नहीं आ रही हैं, रेडियो में नहीं आ रही हैं, उसको अवेलेबल कर सकता है। चीन ने उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि चीन को मालूम है कि उसके पास कितनी ताकत है, लेकिन रोक नहीं पाया, क्योंकि वो जो भी उससे बड़ा होने लगता है उसको खरीद लेता है। वो इंस्टाग्राम को खरीद लिया, व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो जो नया कॉर्पोरेट है, अभी कहा गया ना कि कॉर्पोरेट्स कंट्रोल करते हैं मीडिया को, 100% सही है। कॉर्पोरेट्स कंट्रोल करते हैं, हम भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है, तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके बाद भी रास्ते हैं। आपको सही बात कहने की तरकीब आनी चाहिए, और वो अगर आप कहते रहेंगे तो मीडिया आपका ख्याल रखेगा। सबसे बड़ा काम मीडिया का जो है वो तानाशाह को रोकना होगा। तानाशाह कौन है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी भी तानाशाह हो सकता है। हिटलर तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था। तमाम लोगों ने हाथ पांव जोड़ा कि बाबू, पिछले गठबंधन सरकारों से ऊब गए थे लोग, कहा कि आप हमारे बन जाइए, लेकिन वो कैसे तानाशाह बना? तानाशाह बनने की 4-5 प्रक्रियाएं हैं, मैं आपको बताना। एक तो फौज आती है, सीधा सीधा हमला कर देती है। मैं नोट्स इसलिए लेके आया हूं कि इन्होंने कहा था कि विद्वान लोग होंगे श्रोताओं में, नेताओं की तरह चालू भाषण नहीं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जैसे जो पावर में है और वो ऑर्डर्स ऐसे पास कर देता है कि लोकशाही की तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। 1975 में जो लोग बढ़ रहे होंगे समझदार, आपने देखा होगा कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि साहब अब संविधान कुछ नहीं, हम ही सब हैं। दूसरा होता है इलेक्शन के दिन फ्रॉड करके लोग इलेक्शन के दिन हेरा फेरी करके गलत रिजल्ट करवा लेते हैं, वोटों में किया था। लेकिन जो इलेक्शन के दिन फ्रॉड करता है उसका हर्ष वोटों का ही होगा, चाहे देख लो चाहे जिसका हो। इसलिए इलेक्शन के फ्रॉड को भी तानाशाह नहीं करना चाहता। एक प्रोमिसरी कू होता है, तानाशाह आता है और कहता है साहब हमको चुनाव करवाएंगे। पिनोशे आया ब्राजील में, जब वक्त आया था पाकिस्तान में। जब आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जब आप करते हैं सियासत की, पॉलिटिक्स की, तो आप अपने आप को हिंदुस्तान में अगर लिमिट करेंगे तो फिर आप अंधेरे में रह जाएंगे। हमारे बुआ जी थी, उन्होंने हमको एक बार बहुत डांटा। उनके गांव में उनके जेठ थे लाल साहब कह जाता था, वो लाल सिंह साहब। तो उन्होंने हमसे पूछा, दिल्ली आई, कि भैया लाल साहब को तो जानते हो तुम ना? तो हम तो नहीं जानते। लाल साहब को नहीं जानते? पूरा गांव जानता। तो आप इस ग्रंथि में न फंस जाएं कि पूरे गांव को भी पूरी दुनिया मानने लगे, इसलिए सारी दुनिया की चीजों को देखना पड़ता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव एग्रेंडिसमेंट, अपने आप को इतना वैभवशाली कर दो, सारी ताकत अपने पास, सत्ता की, समृद्धि की, सब कुछ अपने पास लेते जाओ। वो भी सुहर्तों ने किया था, मैं हिंदुस्तान का नाम नहीं लूंगा। और एक होता है स्ट्रेटेजिक इलेक्शन मैनिपुलेशन, इलेक्शन को मैनिपुलेट करके भी तानाशाही आती है, और उस तानाशाही के खिलाफ आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। और उसी को तानाशाह होता कौन है? वो लोकप्रियता का जामा पहनता है। 1944 में 45 में जब हिटलर की हार शुरू हुई, पहली डिफीट कहां हुई थी? फ्रांस में, नॉर्वे। और जब तक हार नहीं हुई थी तब तक वो हीरो था, देश तबाही की तरफ बह रहा था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां थी, मर्सिडीज कार जहां बनती है, आज पूरी दुनिया में मर्सिडीज कार बिकती है, उस दिनों में बिकती थी, उससे इकोनॉमी चलती थी, वहां पर उसने टैक्स बनाना शुरू कर दिया। तो इन सारी दुर्दशाओं से तब जनता को रियलाइज हो कि यार कहीं गलती हो रही है। उसके पहले वो हीरो था, जो कहता था मातृभूमि के नाम पर वो टूट पड़ता था। उस तानाशाह को रोकना, अगर उस वक्त की मीडिया ने अलर्टनेस दिखाई होती, जनता को अपने बताया होता कि भाई ये जो हिटलर है ये ठीक नहीं है,
इसको संभालो, तो फिर बात समझ जाए। अपने देश में भी तानाशाही थी, अंग्रेज तानाशाही थे, उनके खिलाफ कोई भी आजादी के बाद 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई और ठीक लड़ाई थी। लेकिन चूंकि उनकी बात को बताने वाला दिल्ली का उर्दू अखबार एक अखबार था और जिसके संपादक को उसने तोप के सामने खड़े करके गोली मरवा दी थी अंग्रेज ने, उसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी सच बात। और हफ्ते में एक छपता था, 96 कॉपी दिल्ली के उर्दू अखबार की 96 कॉपी छपती थी, हफ्ते में एक दिन छपता था दिल्ली का उर्दू अखबार, और सब मौलवी साहब उसको छापते थे। लेकिन जब 1857 की coup फेल हुई, जनता की बगावत फेल हुई, तो उसको तोप से उड़वा दिया गया। तो ये कीमत है मीडिया के सही होने की। उसके खिलाफ उसके बहुत साल बाद एक महात्मा गांधी ने चुनौती दी। उन्होंने अंग्रेजों के लिए 1914 की लड़ाई में भर्ती किया, सिपाही भर्ती किया। घूम घूम के नहीं भाई, इन्होंने हमको कहा आजादी दे देंगे अगर हम इनकी आजादी। लेकिन जलियांवाला बाग हो गया 1919 में। जब जलियांवाला बाग हो गया तब गांधी को लगा कि धोखा हुआ, आजादी के वायदे को धोखा हुआ था। फिर गांधी ने कहा अब बस 10 बार अब हम आगे आपकी बात नहीं मानेंगे। और फिर 1920 हुआ। 1920 क्यों सफल हुआ? क्योंकि 1857 हो चुका था। 1857 में ताना साहब के खिलाफ पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी, लेकिन मीडिया साथ नहीं, सूचना खबर देने वाला नहीं, कोई तुलसीदास नहीं था उसके साथ जो बताता कि नहीं जा। क्योंकि अगर बाबा न होते, बाबा ने वो मानस को घर घर न पहुंचा होता। अभी आपने कहा कि गांव गांव में उस वक्त भी सैकड़ों लोगों ने रामचरितमानस लिखा था, संस्कृत में भी लिखा गया, हर भाषा में। लेकिन बाबा का मानस तो दुनिया में वो सबसे बड़ा संदेश था। उसमें वो संदेश था, और उस संदेश ने आपको जागरूक रखा, और फिर वो जिंदा रहा। आज भी पूरी दुनिया में जो लोग जहां गए, मेमोरी से बताइए, पूरे मॉरिशस में और अन्य देशों में जो गिरमिटिया लोग गए थे, वो सब अपनी मेमोरी से पूरा रामायण उन्होंने रच दिया। थोड़े बहुत पाठ वेद थे, लेकिन ठीक हो गया। तो लेकिन 1920 में जब गांधी आए, तब मीडिया फुल फ्लेजेड पावर में था। आजादी की लड़ाई में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जो भी दुनिया में कहीं भी आजादी की जो इज्जत करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि लोकमान्य तिलक का अखबार, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, अल हिलाल उनका अखबार निकलता था, एक पन्ने का, आगे पीछे चलता था और महीनों पढ़ा जाता था। सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, ये सारे बहुत बड़े पत्रकार हैं। हालांकि इनके पहले भारतेंदु का जन्म हो चुका था। भारतेंदु ने भी जो अंधेर नगरी चौपट राजा आज तक खेला जाता है, भारत दुर्दशा का जो जिक्र उन्होंने किया, अंग्रेजों पर जिस तरह के हमले भारतेंदु ने बनारस में किए, वैसे किसी ने वो अड़ी होता बनारस में, यहाँ आप लोग नहीं जानेंगे, वहां पे एक अड़ी कल्चर है बनारस में। तो एक बार उन्होंने कहा उस वक्त की सबसे बड़ी गायिकाएं जो थी उस दौर की, उनका नाम उन्होंने घोषित किया कि जोराबाई बाले वाली, रसूलन बाई, ये लोग सब आएंगे और सबको पिंक पहन के आना है, गुलाबी रंग में आना है, और बहुत बड़ा शास्त्रीय संगीत का सम्मेलन होने वाला है। तो साहब पोस्टर लगवा दिया पूरे शहर में, और सब आ गए भी बनारस में शौकीन लोग। और उन्होंने वैसे मुझे भी 20 मिनट हो गया है, तो निपटा ही नहीं निपटाना नहीं है। स्मिता जो है, जब भी मैं अपनी बच्चियों के गौरव की बात करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ बड़ी हो के ऐसे ही बनेगी। वो इतने बड़े बड़े सम्मेलन पूरी दुनिया में करती, इसी जमीन की लड़की है, यही उदयपुर से कहीं आज तफाक है। अब तो गुजर नहीं है, अब तो मीडिया को सामने लाना पड़ेगा। और फिर जब महात्मा गांधी आए, उस वक्त तक तो मतवाला निकल रहा था। मतवाला एक अखबार था, 3 साल चला, मुंशी नवजादी लाल श्रीवास्तव ने निकाला, वीकली अखबार था, व्यंग शुद्ध, पूरे अखबार में व्यंग ही व्यंग होता। और उसमें आचार्य निराला जी उसमें काम करते थे, सुरेश पाटिल निराला।
तो बहरहाल फिर मीडिया ने अपना काम करना शुरू किया और गांधी ने जो पत्रकारिता की बुलंदियां डाली हैं, मैं उसी का, मैं जाहिर है कि भी मुझे आज डॉक्टर नामवर सिंह के नाम के साथ मेरा भी नाम लिया, राजेंद्र यादव के साथ मेरा नाम लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं मैं। डॉक्टर नामवर सिंह से मतलब मेरा ही सपना था जब हम आज के 40-45 साल पहले कि हम भी नामवर सिंह जैसे नामी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए, क्योंकि नामवर सिंह में जो विरोध को सहने की जो तमीज थी वो लेजेंडरी थी। हम लोग उनके स्टूडेंट्स थे और सामने बैठ के हम उनको बताते थे इमरजेंसी में, और सीपीआई के सिंपैथाइजर थे नामवर सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम नहीं सीपीआई। अब वो संजय गांधी को सपोर्ट करते थे, तो हम लोग उनकी धुलाई करते थे और उसको हंस के उठाते थे, मजा लेते थे। तो नामवर सिंह को आंदोलन नहीं था। हालांकि नामवर सिंह एक अच्छा ये थी, इतने लोगों की मदद उन्होंने की। एक शेर उन्होंने सुनाया था एक बार, किसी के रह से हटा के कांटे उठा के पत्थर, किसी की रह से हटा के कांटे उठा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना, कमाल ये है। क्या बात है, क्या बात है। हमारी हम लोगों की है कि हम जरा सा भी किसी की मदद कर देते हैं तो गाते हैं पूरा, उसको बताते हैं भाई हमने ये कर दिया, हमने उसका अपॉइंटमेंट करा दिया और हमने उसको अस्पताल भर्ती करा दिया, लेकिन नहीं। नामवर सिंह कहते थे निगाह उसके सामने नजर चुका। बाबा ने भी यही फरमाया, महात्मा गांधी ने भी। हालांकि वो नारायण अमीन की का भजन है, लेकिन उनका प्रिय था वैष्णवजन। वैष्णवजन मीन्स जेंटलमैन, भला आदमी। मैंने कोई भी वैष्णवजन मुसलमान भी हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं। वैष्णवजन माने वो नारायण अमीन ने कहा था, मैं उसको एक इंसान के अर्थ में लेता हूँ। वैष्णवजन तो तेने कहिए जब पीर पर आगे जाने लगे, तो सभी जानते हैं, हमको भी मालूम है उनको क्या पीला होता है, सब मालूम। दूसरा शर्त है बाबा की, महात्मा जी की, कि पर दुखे उपकार करें। बहुत दुख है, लेकिन जो आखिरी है वो लगभग असंभव है। पर दुखे अपमान करे, मन अभिमान न माने। अपने भी मन में उसका वो अभिमान है, वो दूसरों की तो बात जाने, किसी से कहना तो है ही नहीं। अगर आपने किसी के दुख में उपकार कर दिया तो इस बुलंदी के साथ जो पत्रकार हमारे देश में आए हैं, उन्होंने पत्रकारिता के मानदंड तय किए हैं, और अगर आपकी समझ में आते हैं तो फिर पत्रकारिता होगी, वरना पत्रकारिता नहीं होगी। और तानाशाह को रोकना बहुत आसान नहीं होगा। तानाशाह के पास अकूत पावर आती है। कहां से आती है? आजकल तो डेमोक्रेसी से आती है, इलेक्शन से आती है। इलेक्शन से तानाशाह के पास पावर आ गई, फिर वो उस पावर को सुरक्षित रखने के लिए और पावर तलाशता है कि कोई उसको छेड़े नहीं, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे। तो और फिर और पावर तलाशता है, और पावर तलाशता है, और वहां पे वो आम आदमी उसकी तारीफ पे लगा रहता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मीडिया का रोल ये है कि वो बतावे कि भाई ये जो पावर ये तलाश रहा है, ये फालतू का पावर है, ये पावर इसको नहीं चाहिए, इसके बिना भी हुकूमत कर सकता है, देश का कल्याण इसके बिना भी कर सकता है। तो ये है मीडिया की राजनीति में भूमिका। और अब मीडिया की आपने बताया है कि देश के विकास में भूमिका, देश के विकास में भूमिका ये है कि मीडिया जो रिट्रोग्रेड वैल्यूज हैं, जो विनाशकारी मान्यताएं हैं, अगर उनको खत्म करने की कोशिश करता है तो उसमें मीडिया, लेकिन मीडिया का सबसे बड़ा संवाहक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आप लोगों से हो सकता है कि आपके स्टूडेंट्स अगर यहाँ होंगे तो आप लोग बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन मैं शिक्षक के रूप में जो भी मैंने 2-4 साल बतौर शिक्षक बिताए हैं, उसमें मैंने ये देखा है, मेरे शिक्षकों ने मुझे ये सिखाया कि छात्रों को जवाब मत दो, जवाब ढूंढेंगे वो, एक सवाल उनके दिमाग में पैदा करो। अगर वो जवाब ढूंढने जाएंगे तो एक चीज ढूंढने के चक्कर में 10 और चीजें ढूंढ लेंगे। अब तो गूगल है, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन आप जो टीचर छात्रों को करेक्ट सवाल पूछने की तमीज सिखा सके, वही असली टीचर है। जो जवाब देंगे तो कुंजी है, कुंजी लिखने वाले तमाम घूमते रहते हैं, वो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आपने सवाल पूछने की तमीज बच्चों को सिखा दी, लेकिन उसमें फिर शर्माना नहीं होगा,
वो फिर सवाल पूछने का कल्चर होना चाहिए। उनको ये वार्निंग दी जानी चाहिए, अगर सवाल पूछते रहोगे तो आगे चलते हो सकता है कि जहां IAS में नौकरी करोगे तो सवाल पूछोगे तो सस्पेंड भी हो जाओगे, लेकिन सवाल अगर पूछोगे तो देश का निर्माण तभी होगा। ये बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना। और दूसरी जो सबसे रद्दी मान्यता है वो ये है, और ये तो अभी पिछले 2 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसमें राजपूती शान पता नहीं कहां से गड़बड़ होने लगी थी और कुछ राजपूतों ने उसके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। मैं भी उसमें उस बहस में मैं भी शामिल हुआ और एक उस ग्रुप के बड़े नेता को टेलीविजन डिबेट में मैंने ऐलान में डांटा था और मैंने कहा मैं राजपूत हूं और मुझे राजपूत होने को गर्व है, लेकिन मैं राजपूत वो वाला हूं जो अपनी लड़कियों को जलने नहीं देता। और मैंने उससे कहा कि 10 करोड़ वहां पे इनाम लगाया था, 10 करोड़ रुपया दूंगा जो उस लड़की के गला काट के लाएगा जो उस फिल्म में बेचारी ने काम किया। हमने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम 10 करोड़ रुपया दे रहे हो एक बच्ची का गला काटने के लिए, कैसे राजपूत हो तुम? ठीक, राजपूती परंपरा तो यह है कि तलवार हमारे हाथ में, जिसका गला चाहेंगे काट के ला देंगे। तुम पैसा दे के सौदा कर रहे हो किसी के गर्दन का। और मैंने कहा कि 10 करोड़ रुपया लगा के अगर तुमने अपनी बच्चियों के लिए स्कूल खुलवा दिया और बच्चियां तुम्हारी अगर पढ़ गई, शिक्षित हो गई, तो दुनिया बदल देंगी। महाराष्ट्र में 1847 में या 48 में ज्योतिराव फुले ने दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिया। महाराष्ट्र में लड़कियों के साथ गाली गलौज क्यों नहीं होता, बदतमीजी क्यों नहीं होती? क्योंकि इसलिए कि वहां एजुकेशन की परंपरा डेवलप हुई। तो आप ये भी लाजिम है पत्रकार पे वो सबको बताए और चाहे जो कीमत उसकी देनी पड़े। मुझे खुशी इस बात की हुई कि उस बहस तो खत्म हो गई, फिल्म चली, सब कुछ जो भी हुआ। उस लड़के ने जिसको मैंने डांटा उसने हरियाणा में लड़कियों का एक स्कूल खुलवाया और उन्होंने पैसा लिया और मुझे आप कहता दादा तुमने मुझे सही राह दिखाई। तो ये अपना पेशा अलग, उसमें खतरा था। उसके बाद फिर मुझे वार्निंग दिया है कि इसका गला काट लो, ये राजपूती शान की बदतमीजी बोलो कि राजपूती शान क्या है? राजपूती शान में अगर आप अपनी महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते, और दूसरी बात भी मैंने कहा कि जिस तरह से इस फिल्म में चित्रण किया गया जैसा कि आप बता रहे हैं, तो बहरहाल बहुत सारी बातें वहां हुई। तो मैं अपनी तारीफ कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ उदाहरण देके आपको बात को बताना चाहता हूं। तो मैं गांधी की बात कर रहा था, मेरा ख्याल है गांधी की बात तो इसकी समाप्त करना चाहूंगा। गांधी जी ने एक बार कहा कि सत्ता के अधिष्ठाता का विश्वास मत करो। ब्रिटिश पार्लियामेंट में रेफरेंस कर रहे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि झूठों की मंडी है, हिंद स्वराज में लिखा हुआ, और उन्होंने उसको कहा कि वेश्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि वो कोई भी बात जो जनहित की नहीं करता। तो जनहित की चौकीदारी करना बहुत ही कठिन काम है। महात्मा गांधी ने किया, एक लंगोटी में पूरी जिंदगी बिताए और एक आदमी ने आके उनको सरेआम गोली मार दिया, जबकि पूरी हुकूमत ने, गृह मंत्री उनका अपना शिष्य था, प्रधानमंत्री उनका एकदम अपना था, लेकिन मार दिया। तो ये धार बहुत कठिन है, जो भी लेकिन है। अभी अकबर से कितने लोगों की लड़ाइयां हुई, किसी को नाम भी याद नहीं हो, लेकिन एक आदमी जो कि घास की रोटी खा रहा था, मस्जिद में सो रहा था। अब मौलाना साहब मांग के तो नहीं खा सकते थे, घास की रोटी ही खाएंगे। बाबा मांग के खा सकते थे क्योंकि वो मांग सकते थे। और जंगलों में जिसने समय बिताया, जब वो चैलेंज करता है, तो वही आपको पता है कि करबला में लड़ाई हुई थी। 1 लाख की फौज के साथ एक आदमी आया था और 72 लोगों की फौज को, 72 लोगों जिसमें 4 साल के अंदर तपास हुए थे, उनको मार के चला गया। तो जो जीत गया उसका नाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो हार गया, लेकिन वैल्यूज के लिए जो लड़ा, उसको पूरी दुनिया जानती है। नेपोलियन की लड़ाई जिससे हुई थी, नेपोलियन वैल्यूज की लड़ रहे थे, उनको जिसने हराया
हारे हुए हैं। तो इसलिए हमारे यहां हारना जीतना इश्यू जिसने तय कर लिया कि नहीं है, ऐशो आराम को जो छोड़ने को राजी होगा वही मीडिया का असली चौकीदार बनेगा, वही साहित्य का असली चौकीदार बनेगा। क्योंकि आप देखें जो भी बड़ा साहित्य है, कबीर साहब को देखिए, अपने दौर के सबसे बड़े कवि हैं, और कबीर साहब को तो हमारे लोगों ने गंवा ही दिया। वो तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उनकी वाणी को संकलित किया कि उनसे वहां घूमे थे, उनको जाने थे, उनके लोगों को लोग उनसे वाचिक परंपरा की बात आपने की, वाचिक परंपरा से ही तो जिंदा है। पृथ्वीराज ने जो लड़ाई लड़ी उसका जो इतिहास लिखा गया उधर, वो तो ये है कि भाई एक था आके लड़ गया, लेकिन हमारे वाचिक परंपरा की वजह से हम जानते हैं कि उन्होंने उस लड़ाई में एक भी फाउल खेल नहीं खेला, एक भी पेनाल्टी स्ट्रोक नहीं है पृथ्वीराज के नाम। उन्होंने मुसलसल हमले किए और उसके बाद, और जब उसने धोखेबाजी से उनको पकड़ा तो पकड़ा। जो लोग सरेंडर कर गए थे उनका नाम कोई नहीं जानता। जयप्रकाश नारायण भूदान यज्ञ में लगे हुए थे, लेकिन जब वक्त आया तो खड़े हो गए। तो मैं आज इस धरती पे आप लोगों का आह्वान करता हूं, और मैं अपनी तरफ से, आप लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि अपने उदाहरण से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम पगलाए गए, वो मुझे फॉलो करते हैं, जो मैं कहता हूं करता हूं वही करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि उसमें खतरे का रास्ता है, उसमें पैसे नहीं मिलेंगे, उसमें मर जाने के बाद शायद लोग याद रखें, लेकिन वो भी एक शान है। क्यों? कि बहुत मशहूर शेर है, मौत की कोई परवाह नहीं करना चाहिए, तभी पत्रकारिता। ये क्या है, जो घर में आग लगाए हमारे साथ चले। तो ये रास्ता थोड़ा कठिन है, और ये आप अपने बच्चों को भी, आप लोग खुद भी ये चौकन्ना रहिए, चेतावनी जरूर दीजिए, लेकिन इसमें खेल है कि धस को कोई मकतल को चला वो शान सलामत रहती है। आप भगत सिंह किस उम्र में मार दिए गए थे, लेकिन भगत सिंह का नाम आज भी लिया जाता है, महात्मा गांधी के साथ भगत सिंह का नाम लिया जाता है, और तमाम लोग जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी उनको कोई नहीं जानता। वायदा माफ गवाह हो गए, तो वायदा माफ गवाह बनना है कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना है, अपनी वैल्यू सिस्टम, मातृभूमि माने वैल्यू सिस्टम, क्योंकि अगर राजा के लिए लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे हम अपनी वैल्यू सिस्टम के लिए लड़ेंगे। हम इसलिए लड़ेंगे कि नैतिकता, जो नैतिकता क्या है, जो और नैतिकता कौन डिफाइन करेगा, वो हम डिफाइन करेंगे। हम अपने बच्चों को इज्जत की जिंदगी देंगे, हम किसी को अपमानित नहीं करेंगे, और हम अपनी लड़कियों को शिक्षित करेंगे। ये जो संकल्प लेने वाली पत्रकारिता है, मैं उस पत्रकारिता को करने की कोशिश करता हूँ। सफल कितना होऊंगा अभी आज टाइम नहीं है, अभी शायद मेरी उम्र 10-5 साल और बाकी है, तो ये मेरा लक्ष्य है, और देखते हैं कि कितना सफल होते हैं। वैसे बहुत कुछ है मीडिया की भूमिका में, तानाशाही के बारे में बहुत कुछ, पूरी पोथी में तैयार करके आया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपके धैर्य का इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषण करने वाले के ऑडियंस में अगर एक आदमी भी जमाई ले ले तो उसको लग जाना चाहिए कि बेटा घंटी बज गई है, तो मेरी घंटी बज गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीडिया हार जाएगा तो तानाशाही स्थापित हो जाएगी। यह संदेश जो आपने दिया है, तो हम इस सारस्वत सभा में यह संकल्प करते हैं कि मीडिया को, असली मीडिया को नहीं हारने देंगे। जो भी असली मीडिया का काम कर रहा है उसे हम नहीं हारने देंगे, उसके लिए हम कुछ न कुछ करेंगे। और दूसरी बात आपने गूगल की बताई कि गूगल पे सब मौजूद है, तो मैं इसलिए ये बात उल्लेख करना चाहूँगा कि गूगल पे जो कुछ भी मौजूद है वो सभी सच नहीं है। इस बात का आप ख्याल कर लें। गूगल भी उन्हीं के षड्यंत्र का एक हिस्सा है, इस बात का भी ख्याल कर लिया। तो आज
नामवर सिंह जी की का नाम आया यहाँ पे। कुछ समय नामवर सिंह जी के साथ रहने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ, और जब यहाँ मैंने समाचार पत्र शुरू किया था मददगार, तब नामवर सिंह जी पधारे नहीं थे। तो मैं इसको इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ वीसी साहब के सामने कि दिल्ली में हमने एक पुस्तक का विमोचन किया था, नामवर सिंह जी के हाथों करवाया था। उस पुस्तक का शीर्षक था बोलना तो है, और वो उसमें बोलने का जो शास्त्र है उसको विकसित करने की बात। हमारा 90% से ज्यादा समय बोलने में गुजरता है, और इसके लिए कोई क्लास नहीं है, इसके लिए कोई शिक्षण नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है। जिसके लिए हम सबसे ज्यादा समय जिसमें हमारा व्यतीत होता है, तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा की तरफ, क्योंकि आप नवोन्मेष शारीरिक प्रतिभा के धनी हैं और कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि इस तरफ भी आपका कुछ ध्यान जाए तो उपयोगी रहेगा। अब हम सम्मान समर्पण की जो हमारी दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ चलते हैं। मैं श्री शेष नारायण सिंह जी को संपादकाचार्य सम्मान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं और साथियों से करती है। ये आपके लिए हमारी श्रद्धा है और हम यही कर सकते हैं। अब मैं कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि वो राज्यवर्धन की राय का सम्मान करें। यह सारस्वत सभा आपको कविकुल शिरोमणि सम्मान संबोधन से संबोधित करती है। कि आदरणीय किशन जी दादीज को साहित्य शिल्पी सम्मान संबोधन प्रदान करें, जो विशेष धारा विकसित की है नवगीत की, और आपके कई काव्य अप्रकाशित हैं। आप प्रकाशित करवाते ही नहीं, हम बड़ा जोर देते हैं, लेकिन अब ये कहते हैं कि अभी ये समय नहीं आया। आपके खंड काव्य भी हैं, लेकिन पता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जल्द से जल्द कोई संकलन प्रकाशित कर दे। युगों के बीच में जी रहे हैं। सत्ययुग मौजूद, शेष नारायण, शेष शैया पे नारायण विराजमान, तो सतयुग से आ रहा है यह नाम, और आप उस नाम को धारण करके इस युग में अपना काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय कुलपति शिव सिंह जी सारंग देवो, ये भी सतयुग से नाम आ रहा है, और आज आप इस नाम को धारण करके अपना काम कर रहे हैं। किशन दादीज भी द्वापर से हैं, श्री कृष्ण, और मैं उग्रसेन भी कंस का बाप
मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं लेकिन उस काल में कंस का बाप उग्रसेन हुआ करता था, वो द्वापर का समय था। तो वो नाम धारण करके मैं अपने से जो कुछ हो पा रहा है कर रहा हूं। राज्यवर्धन जी ऐतिहासिक नाम है। तो सतयुग से लगाकर कलयुग तक के युगों में हम आज जी रहे हैं। इस बीच में मैं इस सभा को स्वर्ग की तरह मानता हूं, क्योंकि यह लिखा गया है कि जहां भी अपनों के बीच अपने आप की प्रशंसा करें वो स्वर्ग है, और जो निंदा करे वह नरक है। तो इस स्वर्गीय सभा में की अध्यक्षता करने वाले हमारे कुलपति जी को मैं निवेदन करता हूं कि वो पधारें और अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता श्रीयुत श्री शेष नारायण सिंह जी, आपके बारे में जितना ही बता कम है, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर डिस्क्लोज करना चाहूँगा जो शायद मैंने आपको भी नहीं बताई। मैं दिल्ली में अभी 2 साल पहले जेएनयू में एक प्रोफेसर थे, उनका नाम भी बताऊंगा, उनके साथ टीवी देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, और परिचर्चा में आपको देखा था मैंने। उससे पहले देखा था, लेकिन उस दिन आपको देखा और आप बहुत ही विषय पे इतना अच्छा बोल रहे थे। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा इनको हमारे विश्वविद्यालय बुलाएंगे। उन्होंने कहा ये नहीं आते हैं और आएंगे भी नहीं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, आप जानते क्या? लेकिन जानता तो मैं इनको तो जानता हूँ, मैं सभी जानते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं जानते हैं। लेकिन मेरी इच्छा शक्ति है कि उनको बुलाऊंगा मैं कि नहीं आप करिए, प्रयास करिए, लेकिन मुश्किल है। एक संयोग होता है, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो कहते हैं कि नेक्स्ट बार पे मिलना होता है, और वो कहते हैं कि आज लंच प्रेस क्लब में करेंगे अपन, और वहां पे 2-3 पत्रकार हैं। तो मैंने कौन है कि वही मिलेंगे अपन। रास्ते मैंने पूछा उनसे कि मैंने कौन पत्रकार है, कि एक शेष नारायण सिंह जी भी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो मैंने कहा फिर तो मैं बिल्कुल आ रहा हूँ और साथ चल रहे हैं। साथ में लंच लिया। मैं आपको मेरा ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्व करता रहा, बातचीत देखी, आप थोड़े सख्त लगे उस दिन। तो मैंने कहा शायद मुश्किल है आना, लेकिन उसके बाद 1-2 बार अवसर मिला, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शायद मैं जो विचार आपके प्रति रखता हूँ, या मेरी जो चाहत थी, हम कहते हैं कि बहुत सी बार आप अपने आप में इतनी पॉजिटिविटी रखो कि आपकी जो भावनाएं आगे इतनी फोकस करें कि अपने आप की रिफ्लेक्शन को वापस आ रहे हैं। तो जब मैंने आपसे एक बार निवेदन किया, आपने क्या बात कर दी, आपके मन क्या कहाँ आएंगे, जरूर आएंगे। तो ये मैंने दृष्टांत इसलिए भी सुनाया कि यदि हमारी चाह है, हमारा है, यदि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं और इतनी बड़ी सक्सेस भी बुला सकते हैं। साथ ही हमारे बीच आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर राजवर्धन सिंह जी राय साहब, आप प्राचार्य रहे हैं आयुर्वेद में, लेकिन बहुत ही कवि कुल से हैं, और जिससे से आपने कविताएं प्रस्तुत करी और अपना उद्बोधन दिया, बहुत ही अद्भुत था। किशन जी दादित साहब की क्या कहना, ये बहुत ही गीतकार है और बहुत अच्छा आपने अपना सब कुछ बताया।
उपदेशन राव साहब ने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम को कन्वीन किया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो विराजमान है सभी आप बहुत ही शांतिपूर्वक, और मैं देख रहा था कि अभी भी हमारे शेषनारायण सिंह जी को सुनने की आप शाम तक ताकत है। सभी बहुत ही आपको सुनना चाहते हैं और आपकी जो उद्बोधन है वास्तव में बहुत ही अद्भुत था। मैं आप सभी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी यहाँ पधारे। इसके साथ ही क्योंकि समय ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ 2-3 मिनट में मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा मैं। डॉक्टर दादी साहब ने ठीक ही कहा है कि मीडिया एक माध्यम है और माध्यम के जो तरीके हैं, माध्यम बहुत से हो सकते हैं। माध्यम व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, सोच विचार कर्म, आप हम सभी माध्यम हैं और सभी का इस देश के विकास में भूमिका है। तो माध्यम को जिस तरह से आपने विस्तृत बताया बहुत ही, क्योंकि जब भी हम मीडिया की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वहां न्यूज़पेपर तक ही जाते हैं। तो वास्तव में माध्यम का मतलब है पूरा जन समूह, सभी की भावनाएं, और ये सभी भावनाएं यदि पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, तो निश्चित रूप देश का विकास होगा। हमें सकारात्मक आगे बढ़ना है। मीडिया के भिन्न भिन्न आयाम हैं, उन सभी को साथ लेके चलना है। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और इसमें स्वतंत्र और नियंत्रण मुक्त प्रेस की आवश्यकता है। और ये भी है कि हमारे जो पवित्र ग्रंथों में जो बात कही जाती है उससे ज्यादा अधिक हम मीडिया पे विश्वास करते हैं। बहुत सी बार क्या प्राय ये मानते हैं कि हो सकता है कि शास्त्रों में गलत है, लेकिन न्यूज़पेपर में ये था, मीडिया में ये आया है, टीवी पे ये आया है। तो जब हमारे पास इतना विश्वास है तो इस मीडिया को बहुत ही सतर्कता के साथ इस देश की सेवा करनी चाहिए। और ये भी बहुत ही कि किस तरह से पूंजी एक तरह से लोकतंत्र का हिस्सा बन जाती है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया ट्रंप का दिया, तो वास्तव में सही है। प्रोफेसर राजवर्धन सिंह जी ने विकास के बहुत आयाम है, लेकिन भौतिक आध्यात्मिक सभी विकास के मायने हैं और सभी तरह से सब होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने मेरे पूर्वजों को याद करके मुझे एक रचना का बोध करवाया, क्योंकि वो समय नहीं, अवसर भी नहीं है और किसी को अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। लेकिन संक्षेप में जरूर बताना चाहूँगा कि जिस वंश से मैं हूँ उसमें त्याग की भावना सर्वोपरि है। तो ये मुझे पुनः एक प्रतिबोध आपने करवाया कि मेरी संस्था की पूर्णतः बहुत ही समर्पण भाव के साथ अपनी सेवाएं दूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसद व मीडिया एक दूसरे के सहयोगी है, यानी कि जो संसद कहती है वो मीडिया कहता है। तो दोनों दोनों का सहयोग एक तरह से एक ही हुआ और दोनों ही संस्थाएं जन भावनाओं की अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अब वो जन भावनाएं कहां कौन किस तरह से करता है, ये बड़ी बात है। वो सी बात देखते हैं कि जो संसद है वो जो जन भावना के विरुद्ध अपना एक्शन लेती है, तो वो चीज भी हम देखते हैं। और बहुत सी बार देखते हैं कि मीडिया किस तरह से, जैसा कि बताया गया कि हर तरह से मीडिया पे कब्जा हो जाता है, तो फिर मीडिया जनभावनाओं को किस रूप में किस हद तक ले जा सकता है, ये सोचने विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज हम देख रहे हैं
कि जन अपेक्षाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं और जिस तरह से बदलती रही हैं, जन भावना आकांक्षाएं बढ़ भी रही हैं लेकिन बदलती रही हैं। हर एक की जन आकांक्षाएं अलग अलग है। मैं क्या चाह रहा हूं, आप क्या चाह रहे हैं, कौन क्या चाह रहा है, और ऐसे परिप्रेक्ष्य में सही निर्णय हो, देश आगे बढ़े, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि शायद हमें इन जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूर्वाग्रह को त्यागे, पहले से हम कोई एक माइंडसेट की बना लें कि देश ऐसा चलना चाहिए या संस्था ऐसी चलनी चाहिए या मेरी बात रहनी चाहिए। हमें सत्य की ओर जाना चाहिए कि सत्य क्या है। साथ ही मीडिया को, यानी मीडिया में लोकतांत्रिक संस्कार इतने दृढ़ होने चाहिए कि कोई कितना भी कोशिश करे, जैसे शेष नारायण सिंह ने बताया कि हमारी सैलरी आज 8 गुना हो गई है, और ऐसा नहीं है कि सभी को घर चलाने पड़ते, सभी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी अवसर हैं, तरीके हैं कि अपनी बात को हम किस तरह से रख सकते हैं और जनहित क्या, जन आकांक्षा क्या चाह रही है, देश क्या चाह रहा है, देश की भावनाएं क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या कहना है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही आपने शुरू में एक बहुत अच्छा कोटेशन जो बहुत ही चर्चित है, जानते हैं कि जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बात बहुत छोटी है, उसी बात हम मजाक में उड़ाते हैं। ये भाषा प्राय कोर्ट में प्रयोग में नहीं जाती है, लेकिन यदि ये भावना हमारे दिलो दिमाग में बस जाए तो मेरे ख्याल से सभी प्रॉब्लम्स, सभी समस्या का हल अपने आप ही स्वतः हो जाए। यह भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोकतंत्र में लोकशाही से शुरुआत होती है और वो पता ही नहीं लगता, वो तानाशाही में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बहुत हद तक मीडिया के साथ हम सभी भी जिम्मेदार हैं। हम देखते हैं कि अभी चुनाव का दौर समाप्ति हुआ है। जब कैंडिडेट हमारे साथ आता है, शुरू में वोट लेते हैं, तो हम उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। हम पता है कि ये भी जीत सकता है, वो भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन जो इसकी जीत होती है उसका स्वरूप बदल देते हैं। हम उसके पीछे जो भागते हैं, हम हर तरह से उसको ये एहसास करते हैं कि आप हमारे से भिन्न हैं। आप एक जैसा कि कोई एक देवता का रूप धारण कर रहे हो, ऐसा हम ट्रीट करते हैं। और जब ये उसका एक ओरो बन जाता है तो वो ऐसी अपेक्षा करने लग जाता है और फिर उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाती है कि कौन आदमी से मुझे कितनी बात करनी, किससे नहीं करनी। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें जब हम अपने आप को सुदृढ़ होंगे, हमारे में एक सोच होगी, हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, कोई गुलाम नहीं है, हमने उनको चुन के भेजा है, वो हमारा काम करे, तो ये सब चीजें होगी तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें के जो हम समस्याएं मान रहे हैं वो उसकी निजात अपने आप ही हो जाएगी। मीडिया पर कब्जा की बात आपने बताई शेष नारायण सिंह साहब ने, तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। हम देख रहे हैं लेकिन ऐसे ऐसे होते होते कब्जा हो जाता है। लेकिन आपने साथ में ये बताया कि जब कब्जा हो जाता है लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं वो भी सामने है। तो परिणाम जानते हुए भी गलती करते हैं और ऐसा होता रहता है। मीडिया निश्चित रूप से अच्छे डायरेक्शन में काम कर रही है। साथ ही जो आपने एक सीख दी है वो मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि गांधी जी ने किस तरह से वैश्वीकरण का जो गीत गाया है, हम उसको एक राग में ले लेते, अच्छा लगा, छोड़ देते हैं। लेकिन अपना कितने गुण ज्ञान है कि आप दूसरे की पीड़ा को अनुभव करें, जाने वो क्या चाह रहा है, उसकी हेल्प करें और नजरें नीचे करके उसे छोड़ दें। हमें क्या होता है कि हम उसको एहसास करने की कोशिश करते हैं कि ये काम मेरी वजह से हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो उपकार करते हैं उसका फिर कोई परिणाम भी नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से हम
सभी की जनहित में काम करें, आगे बढ़ें, सबके सुख दुख को समझे जाने। ये हमारे विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, सहयोग करें और जो जो जिस पद पे हैं उसकी पद की गरिमा को रखते हम कार्य कर रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष का वो उसको उपकार कर रहे हैं। साथ ही एक अच्छी बात आपने बताई कि सवाल करना हमें बच्चों को सिखाए। जब बच्चे सवाल करना सीख जाएंगे तो जब वो जवाब ढूंढेंगे तो उसके साथ उसके बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे, उसके उत्तर भी मिल जाएंगे। तो ये बात हम जरूर प्रेरित करें। एक बार पुनः मैं हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का और विशेष रूप से हमारे बाहर से पधारे हुए शेष नाम सिंह साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे आग्रह पे आप पधारे आप और आप बहुत ही जीवंत आपने उद्बोधन आपने प्रस्तुत किया। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी विश्वविद्यालय के और विभिन्न संगठक महाविद्यालय के सभी विद्वान मेरे साथीगण से लाभान्वित हुए और हम आशा करते हैं कि हम जब तक आपको बुलाएं आप पधारें, हमें आशीर्वाद दें। इन्हीं भावना के साथ पुनः आपका स्वागत, वंदन, जय हिंद। अंत में मैं केवल 2 मिनट लूंगा। मैं शेष नारायण जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे साहित्य संस्थान में भी पधारे थोड़ी देर के लिए, यदि अवसर मिले तो। और वहाँ हमारे पास में जो विपुल सामग्री है उसको आप देखें, जो पंडित जनार्दन राय नागर ने एकत्र की थी घर घर गाँव अपने कार्यकर्ताओं को भेज के, और वो बड़ी मूल्यवान सामग्री है। 500 बरस से लगाकर 150 बरस से लगाकर लगभग 1000 वर्ष तक के पुराने ग्रंथ हमारे पास में मौजूद हैं। और ये सामग्री संकलन करने की प्रक्रिया सीमित हो गई थी, एक तरह से बंद हो गई थी। मैं कविराज मोहन सिंह पीठ की तरफ से उसे वापस शुरू कर रहा हूँ। और मेरे जो परदादा थे कविराज उनार सिंह जी, उनका पूरा जो साहित्य हस्तलिखित साहित्य है 150 वर्ष से भी पुराना, वो मैं विद्यापीठ को प्रदान कर रहा हूँ। और उनकी तस्वीर मैं कुलपति महोदय को भेंट करना है। मैंने अपना पूरा पुस्तकालय राजस्थान विद्यापीठ को भेंट किया है, और ये और 2-4 और उनके जो साथी थे उनसे करवाया। और ये इस सोच के साथ में कि इसका सदुपयोग होगा, इसका डिजिटलाइजेशन होगा और ये पूरे विश्व के लिए काम में आएगा। यह ऐसा साहित्य है जिसे खरीदने के लिए लोग विदेशों से आकर घर घर घूम रहे हैं। मैं अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सभापति की घोषणा करता हूँ।